Hello everyone. So here in this video lecture I am going to explain the next chapter of class 9th, that is why do we fall ill. ये जो चैप्टर है ना, ये पता इतना सिंपल क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर ना हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो तुम डेली रूटीन में सुनते भी हो, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इसके कुछ कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझो तो आपको तो ये चैप्टर आपकी थ्रू आउट लाइफ ये सब भूलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जनरल टर्म्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? वाई डू वी फॉल इल। दैट मीन्स कि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमें कोई डिजीज़ है या नहीं है। तो अभी हम यही सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चा, अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ अ हेल्थ, बेटा हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ में हम किसी भी पर्सन की वेल बीइंग के बारे में पढ़ते हैं कि वो पर्सन हाउ हिज वेल बीइंग इज़। वेल बीइंग का मतलब पता क्या है? कि क्या वो पर्सन तीन तरह से फिट है। किन तीन तरह से वो फिट होना चाहिए? वो फिट होना चाहिए बच्चे मेंटली, सेकंड सोशली, एंड थर्ड वन इज फिजिकली। थर्ड इज वन फिजिकली। बेटा अगर इन तीनों तरह से पर्सन फिट है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन क्या है? वो पर्सन हेल्दी भी है। तो इन तीनों चीज़ों में फिट होने के लिए क्या? मेंटली कोई स्ट्रेस दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में स्ट्रेस है तो वो पर्सन कभी भी हेल्दी फील अंदर से करेगा ही नहीं। अगर हम तीनों तरह से फिट है ना, तो हमेशा हमारी जो हेल्थ है हम अंदर से क्या फील करेंगे? बहुत अच्छा फील होता है। वी आर फीलिंग हेल्दी। हम कहते हैं ना कई बार, रीज़न क्या है? ना हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम है, ना सोशली कोई प्रॉब्लम है, ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम है। फिजिकली प्रॉब्लम या सोशली प्रॉब्लम से हम क्या समझ सकते हैं? सोशल प्रॉब्लम में ये है कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। तो सोशली भी हम क्या है? खुश है। हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं है। ठीक है ना। अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमारा जो क्या है, हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, वी आर अर्निंग वेरी वेल, घर में अच्छा खाना हम खा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा? दैट मीन्स कि हम मेंटली क्या फील करेंगे? मेंटली वी विल फील कि येस वी आर हेल्दी। फिजिकली वी विल फील वी आर हेल्दी। सोशली का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का क्लीन होना या नेबरहुड का बहुत अच्छा होना। ये सब बेटा किस में आ जाते हैं? सोशली वेलबींग में आ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया? तो याद रखना, किसी भी पर्सन को अगर हेल्दी रहना है तो वो तीन चीज़ों में फिट होना चाहिए। कौन सी तीन चीज़ें? भूलना नहीं है तीनों वर्ड्स, MSP। दैट मीन्स कि मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। ठीक है ना। तो इसको तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट गुड हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ डिजीज़। बेटा डिजीज़ क्या होते हैं? पढ़ते हो ना डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ का मतलब होता है कि जो अब हमारी बॉडी है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। सपोज करो कभी हमें हेडेक हो जाए, या कभी ज़ुकाम हो जाए, या कभी स्टमक एक हो जाए, वॉमिटिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को वीकनेस लगती है ना, उसे अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाता है। तो बेटा यही जो अनकंफर्टेबल फील होना होता है ना बॉडी का, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डिजीज़। सो डिजीज इज व्हाट? व्हेन आवर बॉडी इज नॉट इन अ कंफर्टेबल स्टेट, वी कॉल इट as what? That means कि it is suffering from some kind of disease, right? When our body is not in comfortable state, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको बोलेंगे कि कोई डिजीज़ है, कुछ चीज़ है जो हमें तंग कर रही है और उसकी वजह से वी आर नॉट कंफर्टेबल। सो इट डिजीज़ कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है। अब अगर हम बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऐसा होगा कि अगर कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी भी है? इज़ इट पॉसिबल कि अगर कोई पर्सन को कोई भी डिजीज़ नहीं है, उसको नहीं लग रहा अनकंफर्टेबल, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं सारे, और वो डिजीज़ फ्री है, तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि वो हेल्दी भी हो? नो, नेवर। क्योंकि हेल्दी होने के लिए तीन चीज़ें, मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। माइट भी पर्सन को कोई डिजीज़ ना हो पर उसे किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो, उसके नेबर्स के साथ नहीं बन रही है, या कहीं जॉब छूट गई है, या घर में अच्छा खाना नहीं आ रहा है, या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम तो खैर इसमें नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। मेंटली, सोशली, फिजिकली कोई भी एक रीज़न हो सकता है, बट डिजीज़ नहीं है, फिर भी
पर्सन डिजीज़ फ्री है, पर ज़रूरी नहीं है पर्सन क्या हो, हेल्दी है। 1 मार्क में ना बहुत आपकी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इफ़ पर्सन इज़ डिजीज़ फ्री इज़ इट मीन कि ही इज़ हेल्दी ऑल्सो, तो आपका आंसर क्या होगा, नो इट नेवर मीन्स ही इज़ हेल्दी ऑल्सो, बिकॉज टू बी अ हेल्दी दीज 3 situations should be with a person, but if one of the reason is there then person will not be a healthy person। बहुत 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 important क्वेश्चन। तो चलो अभी अगर आपको ये सब समझ में आ गया, अब हमारा जो पूरा चैप्टर है ना वो डिजीज़ के ऊपर है। मैंने आपको बोला डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या है कि सम डिजीज़ इज़ देयर डेफिनेटली, ठीक है ना, वो सिम्टम्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो बेटा डिजीज़ तो आपको समझ में आगे क्या होते हैं। डिजीज़ बेटा 2 टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी एक्यूट and they can be chronic also, they can be chronic also। अब acute और chronic diseases में क्या difference है बेटा, जो acute diseases होते हैं ना ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मतलब कुछ देर के लिए हुए और 1 2 3 या 1 हफ्ते के बाद ये क्या हो गए, ठीक हो गए। इनको हम क्या कहते हैं, acute diseases which are for a short time period only, but if a disease is for a long time period बेटा तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इनको कहते हैं chronic diseases। कोई सोच सकते हो अभी यहीं पर ही आपकी acute और chronic disease का कोई एग्जाम्पल। acute मैंने क्या बोला, for a short time period, जैसे आपको स्टमक एक हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, यस हो जाते हैं। और इससे क्या आपकी बॉडी या आपकी हेल्थ पे बहुत टाइम तक लाइफ लॉन्ग इसके इफेक्ट रहते हैं, नो। एक बार आपका कॉमन कोल्ड स्टमक एक ठीक हो गया क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए था, तो ये कभी भी आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस। पर क्रॉनिक डिजीजेस तो क्या है, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं और ऑब्वियसली वो हमारी हेल्थ को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करते ही करते हैं। जैसे शॉर्ट एक्यूट डिजीजेस में मैंने आपको क्या आंसर क्या एग्जांपल्स दिए, कॉमन कोल्ड आप बोल सकते हो, स्टमक एक आप बोल सकते हो, हेडेक आप बोल सकते हो। बट क्रॉनिक डिजीजेस में क्या बोल सकते हैं, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज़, जैसे हार्ट डिजीजेस, बेटा ये सब क्या होते हैं, दीज आर द क्रॉनिक डिजीजेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, जहां मैं आपको बोलती हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उसको कहीं पे नोट डाउन कर लिया करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डिजीजेस कैन बी एक्यूट, डिजीजेस कैन बी chronic depending on the time period for that particular disease we can describe them as a chronic as well as acute diseases। बेटा इसके अलावा जो diseases होते हैं ना, अब disease होने का cause क्या है, diseases होते क्या हैं, diseases होने के जो cause हैं वो infectious cause भी हो सकते हैं, infectious cause as well as नॉन इन्फेक्शियस कॉज। अब देखो बेटा इसमें क्या है, बेटा इन्फेक्शियस कॉज पता है क्या है, इसमें यह है कि बाहर से कोई एजेंट या बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाहर का कोई फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर हमारी बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ऐसे कॉजेज़ को हम कहते हैं, ऐसे डिजीजेस का कॉज क्या है, इन्फेक्शियस कॉज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है इनका कॉज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या है, इनको हम कह सकते हैं क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आए और इन्होंने क्या किया, डिजीज़ किया। बेटा इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस कॉज। ये क्या है, इन्फेक्शियस कॉज, कोई एक्सटर्नल फैक्टर। पर जब बेटा नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं ना, हमेशा इनका फैक्टर जो होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। वो क्या होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो उस डिजीज़ को कर रहे हैं, राइट। जैसे इन्फेक्शियस कॉज में मैंने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इफेक्ट करेंगे। जब इन्फेक्शियस कॉज होता है ना कोई भी डिजीज़ का रीज़न, ऐसे डिजीज़ को भी बेटा कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो मैंने आपको क्या बोला, ऐसे डिजीजेस का रीज़न हमेशा क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर किए और उन्होंने हमारी बॉडी को अनकंफर्टेबल किया और क्या हो गया, डिजीज़ हो गया। तो ऐसे डिजीजेस को इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस हमेशा बीमार बंदे से ना
हेल्दी पर्सन में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। जो बंदा क्या है, बीमार है, उससे हेल्दी पर्सन को, इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे आजकल फैला हुआ है ना कोविड-19, ये भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये भी क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ये ईजिली स्प्रेड हो सकता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉज हमेशा ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कोविड-19 के लिए क्या है, वायरस के थ्रू ये डिजीज़ फैल रहा है। तो यहाँ पर वायरस क्या है बेटा, इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सम एक्सटर्नल फैक्टर। पर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, वो कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होंगे। जैसे किसी इंसान को क्या है, कैंसर है, या किसी भी इंसान को क्या है, सपोज करो उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे पर्सन से मिलते हो, या हाइपरटेंशन है, अगर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो, कभी भी उनसे इन्फेक्शन आपको स्प्रेड नहीं होगा। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड डिजीज़ नहीं है। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में फ़र्क क्या है। तो मैंने क्या बोला, इन्फेक्शियस डिजीज़ का हमेशा जो कॉज होगा ना, जो रीज़न होगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही होगा। पर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो बॉडी में अंदर से इंटरनल फैक्टर है, आपका कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपको ये डिजीज़ हुए। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ऑलवेज स्प्रेड फ्रॉम infected person to a healthy person, पर ऐसे diseases they never spread from infected person to a healthy person। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। अगर आपको ये सब समझ में आया तो अभी हम देखेंगे कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कौन कर रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं बेटा, इनको ना हम पैथोजेंस भी कहते हैं। सो पैथोजेंस आर व्हाट, मैंने क्या बोला वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया, पैथोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये पैथोजेंस हैं क्या बेटा, पैथोजेंस क्या हैं, दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर इनटू आवर बॉडी एंड कॉज द डिजीजेस। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैथोजेंस। एग्जाम्पल्स देखें पैथोजेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, या वी कैन सी, जैसे कि बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया भी क्या है, एक पैथोजन है, या वायरस, ये भी एक पैथोजन है, या फंजाई, ये भी क्या है, एक पैथोजन है, या क्या है, प्रोटोजोन्स, ये भी क्या हैं, पैथोजेंस हैं, या वी राइट वर्म्स। बेटा ये सारे पैथोजेंस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये कैसे डिजीजेस करते हैं, इन्फेक्शियस के नॉन इन्फेक्शियस। सोचो, अभी समझाया था। यस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये हमेशा इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करेंगे। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ना ये बहुत क्विकली ना अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में डिजीजेस हो जाते हैं। इनकी वजह से डिजीजेस पड़े, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं बता सकते हो? ट्रिपल टी, ट्रिपल टी का मतलब क्या, टाइफाइड। इसका मतलब क्या, टेटनस। इसका मतलब क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, याद रखना, टी टी टी, ये क्या है, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्यूलोसिस। इन डिजीजेस का होने का रीज़न क्या है, बैक्टीरिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉलरा। इनको कौन करते हैं बेटा, इनका जो कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया। दूसरा आ जाओ, वायरस से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं बेटा, इससे हो सकता है मीजल्स, इससे हो सकता है एड्स, पोलियो, और आजकल तो सबसे लेटेस्ट कोविड-19। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके अगर एग्ज़ाम्स हुए ना, आई कैन बेट आपको इसके ऊपर ज़रूर लिखना आएगा कि इसका कॉज क्या है। तो आप क्या लिखोगे, इसका कॉज क्या है, वायरस है। और ये सब क्या है, ये सब बेटा पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट,
फंजाई। बेटा जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं ना, कई बार स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाता है, बहुत बार इचिंग करते रहते हो, है ना, तो उसका रीज़न फंजाई हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस बेटा दे आर कॉज्ड बाय द फंगस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोटोजोन्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, काला अजहर, और वी कैन राइट हियर मलेरिया, राइट। एंड द वॉर्म्स की वजह से क्या होता है बेटा, इससे इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेट में कीड़े बोलते हैं ना, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, तो वो वॉर्म्स ही तो होते हैं जो हमें ये डिजीज़ करते हैं। तो अब अगर आपको समझ में आया कि पैथोजेंस क्या हैं, पैथोजेंस हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स जो क्या कॉज करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस, और ये जो डिजीज़ हैं इनको किसकी वजह से, सॉरी मैंने आपको क्या बोला कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, सॉरी यस, इनको कोई ना कोई एजेंट है, वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। ठीक है, तो अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया, आपको पक्का इन पे क्वेश्चन आता है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। तो मैंने आपको क्या बोला, पैथोजेंस क्या हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, यस। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं बेटा, ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ये जाएंगे कैसे, ये कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचेंगे कैसे, तो बेटा ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं, हाउ इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड। सो बेटा ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, ये एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, दे कैन बी वाटर एंड फूडबॉर्न, दे कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू सम वेक्टर्स, ये इनके रीजंस हो सकते हैं। एयरबॉर्न में क्या होगा, एयर के थ्रू ये जो पैथोजेंस हैं ये क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, जैसे बैक्टीरियास हैं या वायरस हैं, ये एयर के थ्रू जब डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं तो ऐसे डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस। अगर वाटर एंड फूड के थ्रू हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीजेस। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं वो फूड या वाटर के थ्रू स्प्रेड होंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वेक्टर्स, यू नो व्हाट आर वेक्टर्स, बेटा वेक्टर्स आर कैरियर्स फॉर द पैथोजेंस। जैसे हम कहते हैं ना मॉस्किटोस या फ्लाइज, वो अपने साथ बैक्टीरियाज को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वायरसेस को कैरी कर सकते हैं। जैसे डेंगू फीवर हो जाता है, डेंगू फीवर में क्या होता है, जो मॉस्किटोस हैं वही उस वायरस को क्या करते हैं ना, कैरी करके हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, उसे इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, एयरबॉर्न, वाटर एंड फूडबॉर्न। जैसे एयरबॉर्न में क्या, कभी मौसम अच्छा ना हो, वेदर अच्छा ना हो, है ना, बड़े टाइम तक क्या हो, रेनी सीजन में जनरली क्या हो जाता है, एयरबॉर्न डिजीजेस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जिसे हम कहते हैं, या हम कॉमन कोल्ड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको बैक्टीरिया या वायरस क्या है वो अफेक्ट कर रहे हैं, वो एयरबॉर्न है या इन्फ्लुएंजा है। ठीक है ना बेटा, ये सब क्या है, इसमें जो पैथोजेंस हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। अगर वाटर एंड फूडबॉर्न में आप देखते हो, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम टाइफाइड कह सकते हैं। अगर आप कभी भी गंदा खाना या पानी पी लो तो हमें टाइफाइड हो जाता है, यस हो जाता है, बिकॉज इसमें जो पैथोजेंस हैं दे आर स्प्रेड थ्रू वाटर और फूड। और वेक्टर्स में तो मैंने आपको समझाया, आप डेंगू फीवर का एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है ना, so these are some examples of airborne, water and foodborne and diseases which are caused by vectors। आपको पेपर में ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर्स आर द कैरियर्स फॉर द पैथोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द कैरियर्स फॉर द पैथोजेंस। एग्जाम्पल, मॉस्किटोस, फ्लाइज, रैट्स, प्लेग जैसे करते हैं ना, रैट्स, रेबीज़, तो इसमें वेक्टर्स ही होते हैं, रेबीज़, राइट। तो ये याद रखना, जनरली रेबीज़ डिजीज़ एनिमल्स में, डॉग्स में, है ना, सुनते हैं ना, मंकीज़ में भी हो जाता है रेबीज़, वी कॉल इट एज। ठीक है, सो दीज आर द डिजीजेस स्प्रेड बाय एयर, वाटर एंड फूड। तो अभी तक होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमने पढ़ लिया
डिजीज़ क्या होते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि डिजीज़ होने का कारण क्या है। डिजीज़ होने का कारण बाहर से भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं। अगर तो वो फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं तो वो कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकते हैं, बट फैक्टर्स अगर इंटरनल हैं तो कभी भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यस, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपने इन्वायरमेंट को ही क्लीन रखो। एयरबोर्न डिजीज़ है तो ज़्यादा क्राउडी प्लेसेस में मत जाओ, और कभी छींकना होता है या कफ है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो अपने मुंह को हमेशा क्या करो, कवर करो, है ना। और क्राउडी एरियाज़ में जाना क्या करो, अवॉइड करो। अगर फूड या वाटर बॉर्न भी हो सकते हैं तो हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाओ, पानी भी क्या पियो, साफ़ सुथरा पियो। और दूसरा, ये जो वेक्टर्स हैं जैसे मॉस्किटोस हैं या फ्लाइज़ हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखोगे तो ये जो वेक्टर्स हैं ये भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें कुछ हैं, ये हमारे जर्नल मेथड्स हैं। इनको क्या कहते हैं, जर्नल मेथड्स, जिससे हम किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो वी कैन प्रिवेंट द डिजीजेज आइदर बाय व्हाट, स्पेसिफिक मेथड्स, जर्नल। अभी ये तो जर्नल मेथड्स है, ये सब क्या थे, जर्नल मेथड्स। बस हाइजीन का ख्याल रखो तो क्या होंगे, डिजीजेस को रोका जा सकता है। दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ स्पेसिफिक मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, स्पेसिफिक मेथड। अब पता है स्पेसिफिक मेथड में क्या करेंगे बेटा, आप देखो हम क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक मेथड में, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं बेटा, ये एंटीबायोटिक्स ना जो भी ये पैथोजेंस है ना, दे वर्क अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस को क्या करेंगी, किल करने में हेल्प करेंगी। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, उन्होंने पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी मेडिसिन को लेते हैं जो इन पैथोजेंस को क्या करेंगे बेटा। ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, बेसिकली अगर मैं बैक्टीरियाज की बात करूं, बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज आ गए अंदर तो वो डिजीज़ को कॉज करेंगे। अगर अब हम मेडिसिन लेंगे तो बेटा उस मेडिसिन ने क्या करना है पता है, उस मेडिसिन ने ना बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को ब्रेक कर देना है। पता है बायोकेमिकल पाथवे क्या होते हैं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल पाथवे को ब्रेक कर दें तो वो जो ऑर्गेनिज्म है ना उसका फंक्शन करना बंद हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसी मेडिसिन ले ली, जैसे बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, मुझे कोई एंटीबायोटिक लिया, तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, उस बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को ब्रेक कर देगी। वंस द बायोकेमिकल पाथवे इज ब्रेक डाउन ना, वो बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे और फर्दर इन्फेक्शन को कॉज नहीं कर पाएंगे, और कुछ दिनों के बाद हम क्या हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। बेटा ऐसी मेडिसिन्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है ना, वो कभी वायरस के अगेंस्ट नहीं उतना क्या करेंगी, अपनी क्या कहते हैं, उसका जो वर्क है ना वो वायरस के अगेंस्ट नहीं होगा। उसका काम है सिर्फ बैक्टीरियाज को रोकना, वो वायरस को ऐसी ड्रग्स नहीं रोक पाएंगी। वायरस के से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको रोक नहीं सकती। तो हम जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं ना या एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करेंगी। वायरस के अगेंस्ट काम करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटीवायरल। कुछ मेडिसिन क्या, एंटीबायोटिक्स मैंने क्या बोला, कुछ होंगी एंटी बैक्टीरियल और कुछ क्या होंगी, एंटीवायरल। जो मेडिसिन एंटी बैक्टीरियल है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करेगी, बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, वो वायरस को नहीं रोक पाएंगी। रीज़न पता है क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल पाथवे को रोकना है। बेटा जो वायरस है ना, वायरस का अपना कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता। वायरस पता है कैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी में गए, वो हमारे सेल्स की मशीनरी पे काम करते हैं। जो वायरसेस है ना, देखो बैक्टीरियाज की अपनी मशीनरी है, हमने उस मशीनरी को क्या किया, रोक दिया। वायरस को कैसे रोके, वायरस की तो अपनी मशीनरी है ही नहीं कोई भी, उनका तो कोई भी बायोकेमिकल पाथवे नहीं है, वो हमारे सेल्स की जो मशीनरी है ना उसको यूज़ करते हैं।
अब अगर हम ऐसी कोई मेडिसिन लेंगे वो तो हमारी मशीनरी को, हमारी सेल्स को स्टॉप करना शुरू कर देंगे, है ना। तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स क्या हैं, वो कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना आसान है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है हमने तो बैक्टीरिया का सिर्फ क्या पाथवे तो रोकना है, पर वायरस को रोकना बहुत मुश्किल है। समझ सकते हो ना कि कोविड-19 का एंटीवायरल मेडिसिन बनाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, इनको तो हमारी सेल्स की मशीनरी पे ही जीना है, वो हमारे सेल्स को ही वीक करते रहते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ किसका क्या कहते हैं बायोकेमिकल पाथवे ब्रेक कर सकती हैं, वो सिर्फ बैक्टीरियाज का, वायरस का कोई होता ही नहीं है, तो ब्रेक कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू जनरेट एंटी वायरल मेडिसिन्स इन कंपैरिजन टू व्हाट एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैंने बोला कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमने बोला अपने इन्वायरमेंट को साफ रखो, मेडिसिन्स लो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा क्या, इम्यून सिस्टम। सुनना है इम्यून सिस्टम क्या होता है, कहते हैं ना अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम, पता है इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कहते हैं ना बैलेंस्ड डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओ। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है पता है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, फैट्स भी प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, रफ एज होगा। ये सारी डाइट्स अगर हमारे एक ही खाने में आ जाए, मतलब कि हम जो भी खाना ले रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ हो जाए, तो हमारी डाइट क्या बन जाती है, बैलेंस्ड डाइट। और अगर हम बैलेंस्ड डाइट खाएं ना तो हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत रेयर केसेस हैं कि इतनी बैलेंस्ड डाइट खाने के बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। उसका कोई कारण हेरिडिटरी भी हो सकता है, अदरवाइज इफ़ वी आर ईटिंग बैलेंस्ड डाइट तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारी से कैसे बचे, समझाती हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। देखो बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, उसका काम पता है क्या है। सपोज करो आपकी बॉडी में पैथोजेंस आ गए किसी भी रीज़न से, ठीक है। जैसे आपको बहुत कॉमनली अगर फ्लू हो रहा है, आपको बहुत जल्दी से फीवर हो जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो समझो कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, राइट। तो जैसे अगर आप बहुत सारा विटामिन सी खाओ ना, काफ़ी सालों तक लगातार खाते रहो, देखना आपको ना कभी भी कोल्ड इतना इजीली नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है, इस इम्यून सिस्टम का काम क्या है। सपोज करो आपकी बॉडी में बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई पैथोजन आ गया, सपोज करो बैक्टीरिया, तो इम्यून सिस्टम पता है क्या करता है, वो ना अपने कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ना काम पे लगा देता है, जाओ और उन पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ो और उनको किल कर दो। तो इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स को रिक्रूट करता है, उनको वर्क देता है अपने कुछ सेल्स को, ठीक है, जाओ और जाकर उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या करो, फाइट करो। तो हमारा बॉडी अंदर ही अपने आप ही बिना मेडिसिन लिए ही उस पैथोजन को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। पर उसके लिए होना क्या चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो वो अपने सेल्स को रिक्रूट करेगा। एंड दिस रिक्रूटमेंट ऑफ अ सेल्स by the immune system is known as what, it is known as inflammation। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस इन विच इम्यून सिस्टम रिक्रूट सम सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस विच एंटर्ड इनटू द बॉडी टू कॉज द डिजीज। तो देखो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, दवाई भी नहीं खानी पड़ी और हम 1-2 दिनों में अपने आप ही क्या हो गए, ठीक हो गए। इन्फ्लेमेशन की वजह से पता है क्या होगा, क्योंकि अब आपके जो आपकी बॉडी में पता है ये इम्यून सिस्टम ने कुछ सेल्स को काम दिया था बेटा, इन्हें हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज़। इनको क्या कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ना एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है, किससे लड़ने के लिए, जो बाहर से पैथोजेंस आए थे, और इनको कहते हैं एंटीजेंस। जो बाहर से पैथोजेन, दोनों में जेन आ रहा है ना, तो एंटीजेंस। तो हमारी इम्यून सिस्टम ने क्या रिलीज़ किए, एंटीबॉडीज़, किससे लड़ने के लिए, एंटीजन से, राइट। और इसकी वजह से बेटा जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसके कुछ सिम्टम्स बॉडी में नज़र आने लग जाते हैं। फीवर हो जाता है, या क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है,
या क्या, पेन। दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हमारी बॉडी लड़ रही है उन पैथोजन से, तो ये सब बॉडी में फैक्टर्स आ सकते हैं, सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट के अलावा और कोई रीज़न नहीं है जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। बस खाना अच्छा खाओ और हेल्दी लाइफ जियो, तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो जितने बच्चे ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते हो ना, तो शुरू कर दो खाना खाना, तभी आगे चलकर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तो तुम यंग हो, आपका इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग है, वो पैथोजन से फाइट कर लेगा। पर जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी ना, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आगे चलकर आगे वाली एज में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, फिर पैथोजन से लड़ना बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और पता है ना कौन से सेल्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करते हैं पैथोजन से, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये करते हैं इम्यून सिस्टम, इनको काम देता है जाओ और पैथोजन से क्या करो, फाइट करो और उनको किल कर दो बिना कोई मेडिसिन खाए, राइट। इसके अलावा बेटा क्या है, ये तो हमने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए हम अपनी बॉडी को इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। हमारे कंट्री में पोलियो ख़त्म हो गया है ना, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेटा जिसकी वैक्सीनेशन ना न्यूबॉर्न बेबीज़ में लगा दी जाती है। कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ वैक्सीनेशंस हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सक्राइब हैं कि ये बच्चों को लगानी है। पता क्यों लगानी है, इसको कहते हैं बच्चों को ना हम इम्यूनाइज कर देते हैं, इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करना है बच्चों को, सुना है, बहुत सुना है तुमने, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, आज इनको इंजेक्शन लगवाना है, सुनते हो। पता क्या होता है इसमें, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो कि कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं बचपन से। करते क्या है वैक्सीनेशन में ना, बच्चों को इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन। बेटा उस ड्रग में या उस मेडिसिन में पता क्या होता है, उसमें ना पैथोजेंस ही होते हैं। अब आप सोच रहे हो, लो खुद ही पैथोजन डाल दिया बच्चे के अंदर, या वो पैथोजेंस ही होते हैं, पर वो पैथोजेंस ना वीक होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस नहीं होते, वो क्या होते हैं, वीक पैथोजेंस होते हैं, राइट। अब ये पैथोजेंस बच्चे के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया। अब उस बच्चे का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को रिक्रूट करेगा, जाओ और उस पैथोजन को क्या कर दो, किल कर दो। अब इम्यून सिस्टम ने उस पैथोजन को किल तो किया ही किया, पर वो ना अपनी मेमोरी में भी उस पैथोजन के अगेंस्ट लड़ना सीख लेता है। वो अपनी मेमोरी में उसको फिट कर लेता है कि इस तरह का पैथोजन अब कभी भी इन फ्यूचर आया ना इस बॉडी के अंदर, तो मुझे उससे कैसे फाइट करनी है, वो सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर जैसे पोलियो हुआ, किसी बच्चे को आपने पोलियो की वैक्सीनेशन दे दिया, पोलियो इज़ बिकॉज ऑफ वायरस, हमें पता है। अब ऐसा वायरस एक बार वो बच्चे को वैक्सीनेशन लग चुका है, उसके बाद अगर फिर वो वायरस उसी बच्चे की बॉडी में अगर एंटर करेगा ना, तो इम्यून सिस्टम की मेमोरी में वो उसको पैथोजन याद होगा। जैसे वो पैथोजन फिर से एंटर किया, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लग चुकी है, तो इम्यून सिस्टम की मेमोरी में तो वो चीज़ क्या हो चुकी थी, फिट हो चुकी थी। तो वो जाएंगे, पैथोजेंस अपने सेल्स को वर्क देंगे, गो एंड किल दैट वायरस, और बच्चे को पोलियो नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आया कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करना बच्चे की क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे फर्दर फ्यूचर में वो डिजीज़ नहीं होगा जिसकी वैक्सीनेशन बच्चे को शुरू से लग चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही जर्नल टर्म्स ही, बहुत सब कुछ जर्नल था, कॉमन रूटीन की बातें थी जो हमने इसमें सब डिस्कस किया। तो होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ नाइस डे ऑल्सो। थैंक यू।